दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हुई इतिहास में प्राचीन इतिहास की आखिरी क्लास। जी हाँ दोस्तों, आज के बाद दोस्तों शायद प्राचीन इतिहास से मुलाकात हम लोगों का ना हो, क्योंकि आज मैं समापन कर रहा हूं इसका। ठीक है, तो संपूर्ण प्राचीन इतिहास की एक झलक फिर से आपके सामने देना चाह रहा हूं। लगातार 3 दिनों से जो आखिरी हमारा वीडियो रहा है, वीडियो नंबर 43, वीडियो नंबर 44 और वीडियो नंबर 45, लगातार 3 दिनों से अलग अलग तरीके से मैं आपके सामने पूरी इतिहास की एक झलक पेश कर रहा हूं कि कहीं कुछ छूट गया हो तो कवर हो जाए, कहीं कोई पॉइंट ऐसा जो आपके मन में हो वो सामने आ जाए और उसका सलूशन हो जाए। तो उसी क्रम में दोस्तों आज की क्लास में फिर से मैं लेकर हाजिर हूं एक बार इतिहास की आखिरी झलक। और आज के बाद दोस्तों प्राचीन इतिहास पर चर्चा अब हम लोग नहीं करेंगे, आगे दोस्तों हम लोग मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास को लेकर के दोस्तों अब हमारे पास 1350 बेहतरीन सवालों का संकलन हो जाएगा। ठीक है, और मुझे लगता है इसके माध्यम से तैयारी करना आपका आसान हो जाएगा और परीक्षा में शायद ही इससे बाहर सवाल जाए। और इसी के लिए दोस्तों तो हम लोग फाउंडेशन बैच भी लेकर आ रहे हैं। कोई और कंफ्यूजन आपके मन में और इच्छा हो कि नहीं सर एंशिएंट हिस्ट्री को और ज्यादा विस्तार से मैं पढ़ना चाहता हूं, तो आपका स्वागत है हमारे फाउंडेशन बैच में। ये फाउंडेशन बैच दोस्तों अलग अलग विषय के लिए लॉन्च किया जा रहा है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस बैच को कैसे ज्वाइन करें। ठीक है, तो आइए आपका स्वागत है। बहुत शानदार क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है। जब आपको फ्री वाली क्लास में इतना शानदार कंटेंट दिया जा रहा है तो पेड वाली क्लास में तो यार कुछ ना कुछ अद्भुत ही होगा। इतना आसानी से पेड क्लास तो छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं एक बार फिर से। थोड़ा सा स्पीड में मैं क्लास लेने की कोशिश करूंगा। कल की क्लास में दोस्तों मैंने बिना पेन के पूरा इतिहास बांच दिया था सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में। जी हाँ, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री दोस्तों मैंने आधे घंटे में आपके सामने प्रेजेंट किया था। आज भी हमारी कोशिश है कि 30-35 मिनट में मैं एंशिएंट हिस्ट्री को समाप्त करने वाला हूं एक बार फिर से। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है। आप 3 वीडियो लगातार देख लिया ना, 43, 44, 45। यार 3 दिन से मैं पढ़ाने में मुझे बोरियत नहीं हो रही, तो आपको पढ़ने में बोरियत क्यों हो रही है आप मुझे बताओ। ठीक है, वीडियो को देखना शुरू करो और सुनो ध्यान से। ठीक है, 5 लाख। अच्छा एक चीज और दोस्तों, ये सन वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, तमाम तरह के इतिहासकार रहे हैं। ठीक है, और हर इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कोई कहता है भैया 5 लाख साल, कोई कहता है 25 लाख साल, और किसी को कुछ नहीं आता कहता 2 मिलियन साल पहले। ठीक है, कितना? 2 मिलियन साल पहले। ठीक है, लो बातें हो जाए। तो अब मैंने एक जो आंकड़ा मुझे मिला एथेंटिक बुक से, उसको मैंने नोट कर दिया है। तो 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय दोस्तों, इसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। और पूरा पाषाण काल में क्या नया था दोस्तों? नया कुछ नहीं था, शिकारी जीवन जीते थे लोग। ठीक है, उस समय के जो मनुष्य थे ये शिकारी जीवन जीते थे, खाना बदोश जीवन जीते थे। ठीक है, खाना बदोश जीवन दोस्तों जीते थे। ठीक है, बस खाली उनका दिन रात का काम क्या था? शिकार करना, अपना पेट भरना। और वो क्या करते थे? कपड़े उपड़े भी नहीं पहनते थे, पत्तों उत्तों से ढकते भी नहीं थे। अरे लाज शर्म किस बात का, इतना ज्ञान नहीं था उन लोगों के पास। तो ये था दोस्तों पूरा पाषाण काल। आगे जैसे जैसे समय बीता, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक का समय जो लिया जाता है वो मध्य पाषाण काल में लिया जाता है। और मध्य पाषाण काल में भी दोस्तों शिकारी जीवन ही चल रहा था। ठीक है, शिकारी जीवन ही चल रहा था। हां, थोड़ा सा अंतर क्या है दोस्तों, शिकार करने के लिए जो औजारों का प्रयोग किया जाता था, यहां पर सूक्ष्म औजारों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, क्या होने लगा? सूक्ष्म औजारों का प्रयोग होना शुरू हो गया। और जब औजार सूक्ष्म हो गए तो क्या हो गया? तब शिकार करना आसान हो गया इन शिकारियों को। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य पाषाण काल की खासियत थी। अब जैसे आगे आएंगे तो दोस्तों 6,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक कहा जाता है। ठीक है, अब 1,000 ईसा पूर्व में तो दोस्तों नौ पाषाण काल की बात ही नहीं आएगी। 2,500 ईसा पूर्व तो दोस्तों हमारा सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो गया था और तब तो व्यापार पर सब जारी हो गया था। तो यहां पर 1,000 ईसा पूर्व लेने का कोई मतलब नहीं, लेकिन तमाम किताबों में दोस्तों इसको 9 पाषाण काल के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि समय को लेकर के कोई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, हालांकि 9 पाषाण काल पर आप फोकस करिएगा। यहां पर 2-3 चीजें होने लगी दोस्तों, याद रखेगा। यहां पर मनुष्यों ने पशुपालन सीखा। क्या सीखा दोस्तों? पशुपालन सीखा। गाय बकरी कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया। यहां पर लोगों ने क्या किया? कृषि करना सीखा। कृषि करना सीखा। यहां के लोगों ने अस्थाई जीवन जीना सीखा। अस्थाई जीवन जीना कैसे? घर बनाकर। अरे जब खेती करेंगे तो अपना खेतवा छोड़ के कहां चले जाएंगे भाई? अपना जानवर जो पाले उसको ले कहां चले जाएंगे? ठीक है, तो अस्थाई जीवन जीना पड़ेगा इनको। ठीक है, इस समय में दोस्तों आग का आविष्कार हो गया। आग का आविष्कार नहीं हुआ, आग पहले से थी, खाली खोज लिया। मनुष्यों ने यह खोज दिया कि आग कैसे जलाया जाता, 2 पत्थर रगड़ेंगे, चिंगारी होगी, आग जलेगी। ठीक है, और क्या हुआ? अब मांस को भून करके खाना इन्होंने सीख लिया। ठीक है, तो आग की खोज हो गई दोस्तों। पहिए का आविष्कार हो गया। पहिए के आविष्कार से क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन होने लगा। ठीक है, यानी सामानों को यहां से वहां ले जाना क्या हो गया? आसान हो गया। तो ये सारा काम रहा 9 पाषाण काल में। फिर से कह रहा हूं, सन को लेकर के लड़ाई झगड़ा मत करेगा, करना होगा करिए, आपकी मर्जी। ठीक है, परेशान ज्यादा पीएचडी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए, लिख रहा पूर्व हड़प्पा काल से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का समय दोस्तों इसको ताम्र युग में रखा जाता है। याद रखिएगा, ताम्र युग इसको कहा जाता है, जबकि हड़प्पा काल को क्या कहा जाता है? हड़प्पा काल को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। इसमें दोस्तों क्या हो गया था? तांबा और टीन को मिला के कांसा लोगों ने बना दिया था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसके पहले तांबा आ गया था, लोहा का तो आता ही पता नहीं है। तांबा आने के कम से कम 1000-1500 साल तक लोहे का आता पता नहीं। लोहे की खोज जो हुई है दोस्तों वो उत्तर वैदिक काल के दौरान हुई है। कहा जाता है अतरंजी, केड़ा, एटा ओटा से दोस्तों लोहा मिला, वो 1000 ईसा पूर्व है, उससे पुराना लोहे का कोई साक्ष्य मिला नहीं है। फिलहाल याद रखेगा, पूर्व हड़प्पा काल और 3000 ईसा पूर्व तक का जो समय था दोस्तों वो क्या कहलाता था? यहां पर दोस्तों ताम्र युग उसे कहा जाता था। और याद रखेगा, प्रथम जो धातु थी, प्रथम धातु क्या था दोस्तों? प्रथम धातु था तांबा। क्या था दोस्तों? तांबा को पहला धातु माना गया और यहीं पे प्रयोग हुआ दोस्तों। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1550 ईसा पूर्व तक का जो समय दोस्तों इसे हड़प्पा कालक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। C14 जो मेथड है दोस्तों, जीवाश्म टेक्निक, उससे दोस्तों इसका पता लगाया गया। ये दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता थी और ये शहरी सभ्यता भी थी। क्या थी दोस्तों? ये शहरी सभ्यता थी दोस्तों। यहां आपने बहुत सारे स्थलों के बारे में पढ़ा। हमने आपको हड़प्पा के बारे में बताया, मोहनजोदड़ो के बारे में बताया, धौलावीरा के बारे में बताया, बनावली के बारे में बताया, दैमाबाद के बारे में बताया, सुरकोटदा के बारे में बताया, कांगेडोर के बारे में बताया, इसी तरह से लोथल के बारे में बताया, कालीबंगा के बारे में बताया। तो ऐसे बहुत सारे स्थलों के बारे में बताया जहां पर शहरी सभ्यता देखने को मिलती है। डिटेल से दोस्तों लगभग 3-4 लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया। देखिए आज 45वां लेक्चर है भाई, ठीक है। तो अगर पीछे का आपने सीरीज नहीं देखा है और आज आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट पूरा इतिहास इसी में मैं आपको बता दूं, तो इतिहास के कालक्रम की क्लास है, ठीक है, जहां पर आपको सीक्वेंस में सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस घटना के बाद कौन सी घटना हुई है, ठीक है। इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो समय है इसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता है या फिर इसे ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। इसी ऋग वैदिक काल में दोस्तों याद रखेगा वेदों की रचना हुई है, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 हैं। एक ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है, एक अथर्ववेद है, ठीक है। 4 वेद हैं। इसमें से अथर्ववेद को हटा देंगे तो बाकी 3 वेदों को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। इसको याद रखेगा, ठीक है। यहां दोस्तों आप ऋग्वेद की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें 1028 सूक्तियों का प्रयोग किया गया, 10 मंडल हैं, ठीक है। और इसी में दोस्तों सविता का और गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलेगा तीसरे वाले में, ठीक है। तमाम तरह की चीजें हुई हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व का जो समय है इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल की खासियत थी दोस्तों, इसमें क्या था? जिस तरह से वेदों की रचना ऋग वैदिक काल में हुआ, उसके बाद वेदांगों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, महाजनपद काल आए, ये सारी चीजें हुई। और वो कब देखने को मिला था दोस्तों? वो उत्तर वैदिक काल मिला था। तो याद रखिएगा धीरे धीरे दोस्तों महाजनपदों का विकास शुरू हुआ, ठीक है। महाजनपदों का विकास शुरू हुआ। एक तरफ महाजनपदों का विकास चल रहा था, दूसरी तरफ याद रखेगा कुप्रथाएं जन्म ले रही थी, ठीक है। कुप्रथाएं जन्म ले रही थी, अंधविश्वास जन्म ले रहा था, अंधविश्वास जन्म ले रहा था, कर्मकांड जन्म ले रहा था, ये सारी चीजें, ठीक है। इसी के फलस्वरूप दोस्तों नए नए धर्मों का उदय होना भी अब शुरू होगा, ठीक है। ये वही पीरियड है दोस्तों जहां से पहली बार लोहे का प्रमाण मिला। लोहे का प्रमाण देखने को मिलता है। लोहे का प्रमाण कहां से मिला दोस्तों? याद रखेगा अतरंजी खेड़ा। क्या से? अतरंजी खेड़ा से लोहे का प्रमाण मिला है, यह भी आप याद रखेंगे। जो 600 ईसा पूर्व का समय दोस्तों इसे महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है दोस्तों महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 महाजनपद थे जो पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में राजपाट करते थे। इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय, वहां से पता चलता है। और जैन धर्म की पुस्तक है दोस्तों भगवती सूत्र, वहां से भी दोस्तों इसके बारे में पता चलता है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? मगध था। कल की क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि मगध क्यों शक्तिशाली था, ठीक है, उसके पीछे क्या लॉजिक था वो भी बताया आपको। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक दोस्तों जो समय है ये हर्यक वंश का रहा है। हर्यक वंश को दोस्तों यहां पर पितृहंता वंश भी कहा गया। क्या कहा गया है? पितृहंता वंश कहा गया। क्यों? क्योंकि इस वंश के सभी राजाओं ने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दिया था। इसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो स्थापना तो किया था बिंबिसार ने। इसके बाद दोस्तों अगला राजा होता है अजातशत्रु। कौन होता है?
अजातशत्रु और अजातशत्रु के बाद याद रखेगा उदयन राजा बना। ठीक है, सभी ने क्या किया दोस्तों, एक दूसरे की हत्या कर दिया था। अजातशत्रु के समय में याद रखेगा प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया था, बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, याद रखेगा। इसी के समय में महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण का त्याग किया था। उदयन ने दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया दोस्तों, स्थापना याद रखेगा उदयन ने किया है। इसको भी याद रखेगा, ये हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, हर्यक वंश चला कब से कब तक, तो याद रखेगा 544 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक दोस्तों क्या चला है, हर्यक वंश ने शासन किया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो 412 से लेकर के 342 ईसा पूर्व तक दोस्तों शिशुनाग वंश का शासन रहा। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था, तो याद रखेगा शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही किया था, इसलिए इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। ठीक है, इसका एक और महान शासक था दोस्तों कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के समय में याद रखेगा द्वितीय बौद्ध संगीत समिति हुआ था। क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीत समिति। याद रखेगा कुल 4 बौद्ध संगीत समितियां हुई हैं। पहली बौद्ध संगीत समिति अजातशत्रु के समय में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीत समिति कालाशोक के समय में हुआ था, वैशाली में हुआ था। कहां हुआ था, ये वैशाली में हुआ था, इसको भी याद रखेगा। तृतीय बौद्ध संगीत समिति 250 ईसा पूर्व अशोक के काल में हुआ है, वो भी पाटलिपुत्र में हो जाएगा। और चौथी बौद्ध संगीति कहां हुआ था दोस्तों, एक कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, याद रखेगा कश्मीर में हुआ था। ठीक है, उसको याद रखेंगे। लिख रहा 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच दोस्तों नंद वंश का शासन था। और नंद वंश की स्थापना किसने, संस्थापक कौन था दोस्तों, तो इसका संस्थापक था महापद्मनंद। कौन था, महापद्मनंद संस्थापक था। और अंतिम राजा कौन था दोस्तों, तो अंतिम में आता घनानंद। घनानंद वही व्यक्ति है जिसने चाणक्य को बेइज्जत करके अपने साम्राज्य से बाहर निकाला था। और चाणक्य ने भी दोस्तों प्रण ले लिया कि जब तक मैं इस नंद वंश का नाश नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखाओं को नहीं बांधूंगा। ठीक है, और फिर यही चाणक्य क्या करते हैं, चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम विष्णुगुप्त कहते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ नंद वंश के आखिरी राजा घनानंद को हराते हैं। ये आप याद रखेगा प्रधानमंत्री बनकर के। ठीक है, लिख 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक ये जो समय दोस्तों ये गौतम बुद्ध का समय है। याद रखेगा यहीं पर बौद्ध धर्म का उदय हुआ। मैंने अभी पीछे बताया दोस्तों कि जो उत्तर वैदिक काल चल रहा था, उत्तर वैदिक काल के दौरान दोस्तों याद रखेगा स्त्रियों की दशाओं में पतन चल रहा था, अंधविश्वास बढ़ रहे थे, कर्मकांड बढ़ रहा था, जादू टोना, ये सब बहुत सारी चीजें आ गई थी, एक से एक कुप्रथाएं आ गई थी। इसीलिए लोगों का विश्वास सनातन धर्म से उठ गया था, नए धर्मों में आने को लोग मजबूर हो गए थे। ठीक है, यहां पर महात्मा बुद्ध ने अपनी जो दीक्षा दिया है याद रखेंगे पाली भाषा में दिया। ठीक है, इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है दोस्तों, याद रखेगा पाली भाषा में दिया है। और पाली याद रखेगा आम लोगों की भाषा थी। ठीक है, आम लोगों की भाषा थी, इसीलिए दोस्तों गौतम बुद्ध के फॉलोअर ज्यादा बने, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और 483 ईसा पूर्व जिस साल मरे हैं उसी साल दोस्तों याद रखेगा अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीत समिति का दोस्तों आयोजन किया था, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा दोस्तों 540 से 468 ईसा पूर्व, ये ज्यादा मान है, लेकिन कई जगह पे दोस्तों मिलता है कि 599 से लेके 527 ईसा पूर्व। कुल मिला जुला के महावीर स्वामी से संबंधित तथ्य है। 72 वर्ष के उपरांत दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे। और यहीं से दोस्तों दोनों में जो डिफरेंस आता है वो 72 साल का है। अलग अलग किताबों में अलग अलग नक्शा दिया हुआ है, हम कह रहे हैं आप इसको सही मानिए, एनसीईआरटी में दिया गया। बाकी बहुत जगह पे आपको 599-527 मिल जाएगा कि जन्म इनका 599 में हुआ था, 599 ईसा पूर्व, मृत्यु 527 ईसा पूर्व हुआ था। या ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, बीसी, इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, याद रखेंगे। ठीक है, महावीर स्वामी याद रखेगा दोस्तों ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के क्या थे दोस्तों, 24वें तीर्थंकर थे, इसे आप याद रखेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे आप बढ़ेंगे दोस्तों तो 518 ईसा पूर्व कौन सी घटना घटी भैया, तो याद रखेगा 518 ईसा पूर्व पारसियों का आक्रमण हुआ था। हालांकि इसके ठीक पहले दोस्तों 526 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण भी हो चुका था, वो अभी आगे बता दे रहा हूं, पहले इसको पढ़ लीजिए। पारसियों का भारत में पहली बार दोस्तों पारसियों का आक्रमण हुआ। और पहला पारसी व्यक्ति कौन था दोस्तों, सवाल आता है, याद रखेगा इसका नाम है डेरियस प्रथम। क्या नाम है दोस्तों, डेरियस प्रथम, याद रखेगा ये पहला पारसी आक्रमण हुआ है भारत में 518 ईसा पूर्व, याद रखेगा। अलग अलग जात के लोगों ने आक्रमण किया ना, जैसे कहा था पहला पारसियन आक्रमण तो इसको बताएगा, पहला मैसेडोनियन आक्रमण तो सिकंदर का आक्रमण बताएगा, पहला अरब आक्रमण तो मोहम्मद बिन कासिम बताएगा, पहला तुर्क आक्रमण तो क्या बताएंगे, सुबुक्तगीन बताएगा, तब गजनवी मत बताएगा। गजनवी से पहले सुबुक्तगीन जो गजनवी का पिता था उसने भी भारत पे हमला किया था, जयपाल के साथ लड़ाई हुआ था, तो वो सारी चीजें भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। लिख रहा दोस्तों 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीत समिति किसके समय हुआ था, याद रखेगा दोस्तों ये
अजात शत्रु के समय में हुआ था। पीछे मैंने बताया कहां पे हुआ था, तो याद रखिएगा राजगिरी में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत समिति 383 ईसा पूर्व हुआ था। किसके समय में हुआ था, तो कालाशोक के समय में हुआ था। ठीक है, कालाशोक के समय में हुआ था। ये कहां पे हुआ था, ये आपका वैशाली में हुआ था। यही था ना, ये हमने पीछे ही बता चुका। मैंने इतना नहीं, मैंने आपको तीसरा और चौथा भी बता दिया। कहां कहां, तीसरा अशोक के समय में हुआ था 250 ईसा पूर्व, और चौथा 78 ईस्वी के आसपास हुआ था दोस्तों, कनिष्क के समय में हुआ था। तो उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा 326 ईसा पूर्व दोस्तों भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर दोस्तों क्या करता है, याद रखेगा खैबर दर्रे के रास्ते दोस्तों भारत आया था। खैबर दर्रा, ठीक है, कौन से दर्रे को पार करके आया था, तो खैबर दर्रे को पार करके आया था भारत में दोस्तों। इसने बितस्ता का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा, बितस्ता का युद्ध। बितस्ता किसे कहा जाता है दोस्तों, बितस्ता याद रखेगा झेलम का नाम था। किसका नाम था, झेलम का। झेलम के किनारे लड़ा गया था, इसलिए बितस्ता का युद्ध कहा जाता है, या फिर इसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध भी दोस्तों कहा जाता है। किसके साथ इसकी लड़ाई हुई थी, तो याद रखेगा पोरस के साथ लड़ाई हुई थी। ठीक है, जिसमें सिकंदर जीत गया था। ठीक है, अच्छा, सिकंदर की सेना ने याद रखेगा रावी नदी को ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि भैया ब्यास के आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, और वहीं से सिकंदर क्या हो गया था, वापस लौट गया था। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। इसके दो सेनापति थे, जल सेना का सेनापति निराकस था और थल सेना का सेनापति सेलुकस था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं, और इन्होंने क्या किया, भारत में मौर्य वंश का स्थापना किया। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किया किसके सहयोग से दोस्तों, तो याद रखेगा कौटिल्य के सहयोग से। ठीक है, कौटिल्य या फिर चाणक्य कह सकते हैं। ठीक है, इनके सहयोग से किया। और याद रखेगा दोस्तों कौटिल्य या चाणक्य इनके क्या थे, ये इनके प्रधानमंत्री थे। नंद वंश के राजा घनानंद को हरा करके दोस्तों इन्होंने गद्दी संभाली है, याद रखेगा। और इनकी एक लड़ाई होता है दोस्तों 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, किसके साथ लड़ाई लड़ते दोस्तों, तो इनकी लड़ाई थी सेल्यूकस के साथ। किसके साथ होती है, सेल्यूकस के साथ होती है। सेल्यूकस हार जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। और यहां पर सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर दिया, याद रखेगा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और यहीं पर दोस्तों मेगस्थनीज आता है, वो सेल्यूकस का दोस्तों दरबारी रहता है, इतिहासकार। ठीक है, मेगस्थनीज वो ही रह जाता है, और मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना किया, उससे दोस्तों इनके बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से प्राणों का त्याग कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया दोस्तों, प्राण त्याग दिया। किस विधि से दोस्तों, संलेखना विधि से। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैन धर्म की विधि है, जैन धर्म के अनुयायी थे, और इसमें क्या होता है, बिना अन्न जल के अपने प्राणों का त्याग कर दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद 298 बीसी से लेकर 273 ईसा पूर्व में दोस्तों बिंदुसार आते हैं। इसके पहले जो बिंबिसार पड़ा था आपने, वो बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। 544 ईसा पूर्व उन्होंने हर्यक वंश की स्थापना किया था। यहां पे हम बिंदुसार की बात करते हैं। बिंदुसार याद रखेगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ये गद्दी पर बैठे हैं, और ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। क्या मानते थे, आजीवक संप्रदाय को ही मानते थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापना किसने किया था दोस्तों, मक्खली गोसाल ने किया था। किसने किया था, मक्खली गोसाल ने इसकी स्थापना किया था। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक एक पॉइंट पे मैं आप क्लियर करूंगा आपको, और पूरा इतिहास एक बार आपके सामने से आके जाएगा। ठीक है, लिख रहा दोस्तों 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक दोस्तों कौन गद्दी पर रहा, तो याद रखेगा अशोक का समय आ गया है। हालांकि अशोक गद्दी पर कब आते हैं, तो काफी समय लग जाता है। इन्होंने अपने 100 भाइयों की हत्या कर दिया। ठीक है, 100 भाइयों की हत्यारा था ये। ठीक है, याद रखेगा अशोक हत्या इन्होंने किया था अपनी गद्दी के लिए। 269 बीसी में दोस्तों ये गद्दी पर आते हैं, याद रखेगा। और 261 बीसी में दोस्तों ये कलिंग का युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, कलिंग के युद्ध में दोस्तों लाखों लोगों की हत्या होती है। उसके बाद दोस्तों एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनका नाम रहता है उपगुप्त। उन्होंने दोस्तों दीक्षा दिया, और उसी के बाद से दोस्तों याद रखेगा अशोक क्या बन गए, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, और लगे फिर क्या करने, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने। तमाम शिलालेख जारी किए, अपने पुत्र को पुत्री को सबको कहां भेज दिया, अलग अलग देशों में भेज दिया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, इसको याद रखेगा। फिर दोस्तों अच्छा, इन्हीं के समय में दोस्तों याद रखेगा अशोक के समय में क्या हुआ था, याद रखेंगे तृतीय बौद्ध संगीत समिति। तृतीय बौद्ध संगीत समिति, ठीक है, कब हुआ था दोस्तों, 250 ईसा पूर्व हुआ था। इसको भी याद रखेगा। ठीक है, लिख रहे हैं दोस्तों 232 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व के समय को क्या कहते हैं, उत्तरवर्ती मौर्य कहा जाता है। क्यों दोस्तों, इसमें मौर्य के आगे चल के जो शासक थे, जैसे दशरथ वगैरह का नाम आता है। दशरथ जी हाँ दोस्तों इनके पोते आते हैं। ठीक है, वो लोग हो गए। और महेंद्र वगैरह, महेंद्र तो दोस्तों इनके पुत्र का नाम था। उसके बाद दशरथ का नाम आएगा, मिलेगा। आगे बढ़ते जाएंगे तो अंतिम राजा दोस्तों मिलता बृहद्रथ। याद रखेगा मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, अंतिम राजा
अंतिम राजा कौन है दोस्तों? बृहद्रथ, याद रखेगा अंतिम राजा है, ठीक है। तो बृहद्रथ की हत्या हो जाती दोस्तों, कौन करता है बृहद्रथ की हत्या? बृहद्रथ की हत्या करते हैं पुष्यमित्र शुंग के जो संस्थापक रहते हैं वो, ठीक है, स्थापना करते हैं यही, ठीक है, संस्थापक रहते हैं, क्या नाम है इनका? नाम ही है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके गद्दी संभाली और शुंग वंश की नींव डाली, ठीक है। याद रखेगा ये ब्राह्मण वंश है, ठीक है। क्या है दोस्तों? ये ब्राह्मण यहाँ पे राजा बनते हैं, ब्राह्मण वंश है, ठीक है। ब्राह्मण के द्वारा राजपाट शुरू होता है। 185 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व तक का जो समय है, इसमें भारत में शुंग वंश ने शासन किया है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अंतिम राजा दोस्तों शुंग वंश का कौन रहा है? तो देवभूति रहा है, ठीक है। अंतिम कौन रहा है दोस्तों? याद रखेगा देवभूति जो है ये अंतिम राजा रहे हैं, याद रखेगा शुंग वंश के अंतिम राजा थे देवभूति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है 73 बीसी से 28 ईसा पूर्व, और किसी किसी किताब में दोस्तों 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व लिखा है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कर्ण वंश का। कर्ण वंश की स्थापना किसने किया था? याद रखेगा वासुदेव कण्व ने किया था। वासुदेव कण्व, उन्हीं के नाम पर दोस्तों इस वंश का नाम भी पड़ गया। और अंतिम राजा दोस्तों कौन थे? सुशर्मन, ठीक है। अंतिम कौन थे? याद रखेगा सुशर्मन जो है दोस्तों ये अंतिम राजा हैं कर्ण वंश के, ठीक है। अंतिम राजा हैं किसके? कर्ण वंश के, ठीक है। आगे देखिए 60 ईसा पूर्व से लेकर के 225 ईस्वी, अब समय दोस्तों बदल चुका है। 60 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 60 साल पहले से लेकर के 225 साल बाद तक का जो समय दोस्तों ये सातवाहन वंश का समय, ठीक है। भारत में सातवाहन वंश के लोगों ने दोस्तों क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे, ठीक है। सिक्के किसके चलाए थे दोस्तों? पहली बार भारत में जो शीशे के सिक्के चलाए गए वो सातवाहन शासकों ने चलाए थे। ये सवाल आता है बराबर परीक्षा में, ठीक है। अच्छा, इसका दोस्तों पहला राजा कौन था? तो याद रखेगा इसके पहले राजा थे सिमुक, जिन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना किया था। नाम क्या था दोस्तों? सिमुक नाम था। और अंतिम कौन थे दोस्तों? तो अंतिम थे यज्ञ श्री सातकर्णी। अंतिम कौन थे? यज्ञ श्री सातकर्णी, याद रखेगा ये अंतिम राजा थे, ठीक है। इसमें भी दोस्तों एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, तमाम ऐसे राजा हुए दोस्तों जिन्होंने लंबे समय तक दोस्तों भारत में विदेशी आक्रमण से बचाए रखा, क्योंकि इनकी सत्ता क्या थी? बहुत मजबूत थी। इसको भी याद रखेंगे। 220 से लेकर के 175 ईसा पूर्व, फिर से एक बार हम बैक में जा रहे हैं ईसा पूर्व में, ठीक है। क्योंकि देखिए भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो उत्तर की तरफ कुछ और हो रहा है, तो दक्षिण की तरफ कुछ और हो रहा है, मध्य भारत की तरफ कुछ और हो रहा है, पूर्वोत्तर की तरफ कुछ और हो रहा है, पश्चिम की तरफ कुछ और हो रहा है, तो उसी को ध्यान देना, ठीक है। जिस समय दोस्तों यहां पे सारी गतिविधियां चल रही थी, उस समय दोस्तों यवन आक्रमणकारी तैयार बैठे थे। 220 ईसा पूर्व से लेकर 175 ईसा पूर्व में बीच में दोस्तों यवन आक्रमणकारियों का नाम आता है। भारत में पहला यवन आक्रमण किसने किया था दोस्तों? तो डेमेट्रियस ने किया था। किसने किया था? डेमेट्रियस प्रथम ने किया था, ठीक है। इसी तरह पीछे आपने क्या पढ़ा था दोस्तों? पीछे आपने पार्शियन पढ़ा था। पार्शियन कौन था दोस्तों? वो डेरियस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डेरियस प्रथम, वो पार्शियन था, ठीक है। वो 318 ईसा पूर्व में दोस्तों पार्शियन का नाम आपने पढ़ा था। लिख दे रहा हूं यहां पर, पीछे आपने 318 ईसा पूर्व की बात किया था और वहां पे बात किया था पार्शियन का, ठीक है। पार्शियन का नाम किया था और यहां पढ़ा था दोस्तों डेरियस के बारे में, ठीक है। डेरियस प्रथम के बारे में, यहां डेमेट्रियस प्रथम है। तो लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है, जमीन आसमान का अंतर भैया। 318 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 318 साल पहले, और यहां दोस्तों 220 साल पहले। अरे इन्हीं दोनों में डिफरेंस देख लोगे तो लगभग 100 साल का डिफरेंस, 220 से 320, 100 साल का अंतर है इन दोनों राजाओं के मध्य, ठीक है। ये सारी चीजें कौन याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 220 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसा पूर्व का जो समय दोस्तों ये हिंद एवं का शासन आ जाता है। इन्हें इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, हिंद एवं भी कहा जाता है। और इसमें हिंद एवं दोस्तों दो अलग अलग शाखाओं में शासन किया है। इसमें दोस्तों एक डेमेट्रियस शाखा है। डेमेट्रियस जिसका राजा था दोस्तों, वहां पे एक वंश चलता है डेमेट्रियस वंश, एक चलता है, एक बनता है यूक्रेटाइड्स वंश। क्या बनता है दोस्तों? यूक्रेटाइड्स वंश, ठीक है। याद रखिएगा हिंद एवं को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। 220 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसा पूर्व का जो समय दोस्तों, ये भारत में हिंद एवं ने दो अलग अलग वंशों के माध्यम से शासन किया था। चलिए ब्रीफ कर देता हूं, घबराइए मत, परेशान मत होइए, दोनों को ब्रीफ करते हैं। सुनिएगा, लिख रहा दोस्तों 20 ईसा पूर्व से लेकर के 22 ईस्वी तक का जो समय है, ये भारत में शक आ गए थे। शक जिन्हें हम सीथियन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो याद रखेगा इसमें शकों के पास दोस्तों जो उत्तरी हिस्सा था, उत्तरी हिस्सा में उन्होंने राजधानी बना रखा था तक्षशिला को। और तक्षशिला याद रखेगा दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन था? वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है। तो उत्तरी शाखा दोस्तों जहां पे शक रहते थे वो यहां पे था तक्षशिला। और मध्य में दोस्तों उन्होंने मथुरा को भी अपनी राजधानी घोषित कर रखा था, ये भी याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों पश्चिमी जो शाखा थी, पश्चिमी शाखा
पश्चिमी जो शाखा थी दोस्तों, पश्चिमी शाखा में पढ़ेंगे तो इसमें दो वंश अलग रहते थे। एक छहरात वंश का नाम आता है, छहरात वंश का एक नाम आता है, और एक नाम आता है दोस्तों कार्दमक वंश का। किसका आता है? कार्दमक वंश का नाम आता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए इसको ऐसे कर ले रहा हूं कि याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए दोस्तों, करा 130 से लेकर 150 ईस्वी का जो समय दोस्तों, ये केवल 20 साल का समय देख रहे हैं। कितना है दोस्तों? 20 ईयर का जो समय है, यह शक पश्चिमी शाखा के कार्दमक वंश का समय है। और कार्दमक वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था, याद रखेगा, उसी का नाम है रुद्रदामन। दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा, रुद्रदामन के अभिलेख मिले जूनागढ़ से, गुजरात से, जूनागढ़ से। वो गुजरात और तक्षशिला वाला बेल्ट दोस्तों सब एक ही में आता था। ठीक है, तक्षशिला वाला बेल्ट तो फिलहाल उत्तरी में था, ये पश्चिम में शासन करते थे। तो गुजरात में जो जूनागढ़ का नाम सुना, वहां से जो रुद्रदामन वगैरह मिले, वो इसी वंश के राजा थे। और इस वंश के अंतिम राजा कौन थे दोस्तों? याद रखेगा, अंतिम थे यहां पर रुद्रसेन तृतीय। क्या नाम है दोस्तों? रुद्रसेन तृतीय। ये रुद्रसेन तृतीय दोस्तों वही राजा हैं जिनका प्राण किसने हर लिया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जी हां दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या कर दिया था? ने हत्या किया। किसकी हत्या किया दोस्तों? जरा याद रखेगा, ने हत्या किया किसकी? रुद्रसेन तृतीय की। और पूरी तरह से शक साम्राज्य का अंत कर दिया। किसने दोस्तों? कहा जाता है ना, शक विजेता किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहते हैं दोस्तों। याद रखेगा, जो जिन्होंने हराया था रुद्रसेन तृतीय को, ये गुप्त वंश के शासक है। अभी आगे जाएगा ना 150 ईस्वी से, ये तो शुरू हुआ पश्चिमी शाखा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो लगभग 320 के आसपास दोस्तों ये रहते हैं, और तब उस शाखा का दोस्तों अंत किए। तो यहां पर आप मान सकते हैं दोस्तों कि शुरुआत में तो ये हुआ था, लेकिन आप ना यहां पे इसको लेके चलिए लगभग 325 ईस्वी तक। ठीक है, वहां तक लेके आइए, तब जो है मारपीट होगा इनका, तब इनके शासन का अंत होगा। 130 से लेकर के 325 ईस्वी तक जाइए, तब ये पूरी तरह से अंत होगा। आगे लिखा दोस्तों 119 से लेकर के 126 ईसा पूर्व। देखिए वो जो मैं पीछे लिखा था 20 साल का समय, वो रुद्रदामन के लिए लिखा गया था। किसके लिए? रुद्रदामन के लिए। उसी तरह से दोस्तों शक की जो पश्चिमी शाखा थी, जिसमें छहरात वंश चलता था, छहरात वंश का प्रमुख राजा कौन रहा दोस्तों? तो आपने नाम सुना होगा नहपान का। किसका नाम सुना होगा? नहपान का नाम सुना होगा। पता है इस नहपान को किसने हराया था? आपने नाम सुना होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी को। गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम सुना होगा दोस्तों। याद रखेगा, इन्होंने दोस्तों इसकी हत्या किया था। हत्या कर दिया किसकी? नहपान की हत्या करके ये जो छहरात वंश वाली शाखा थी, इसको जड़ से मिटा दिया। तो एक शाखा को मिटाने का कार्दमक वंश को मिटाने का काम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया है, जिन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहते हैं। वही जिनके यहाँ नवरत्न रहते थे, कालिदास वगैरह, उन्हीं की बात करें। ठीक है, और छहरात वंश को नष्ट कितने किया है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों 90 ईसा पूर्व से लेकर 41 ईसा पूर्व का जो समय दोस्तों, ये भारत में पहलवों का समय है। इन्हें हम पार्थियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भारत में दोस्तों इसका संस्थापक कौन था? एक सवाल ये आता है। ठीक है, क्योंकि यह विदेशी शाखा थी, तो विदेश में इसके संस्थापक अलग थे। भारत में दोस्तों, भारत में संस्थापक था माउस। उसका नाम क्या था? माउस नाम था। हाँ, माउस था दोस्तों। और इसी वंश का दोस्तों जो प्रमुख राजा था, उसका नाम था गोंडो फर्नीज। क्या नाम था? गोंडो फर्नीज नाम था। इसको भी याद रखेगा। देखिए भाई, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, आज हमारा 45वां लेक्चर है। ठीक है, तो बाकी पीछे जाओगे ना तो यही सब मैंने पढ़ाया है, और बहुत विस्तार से हम चर्चा किए हैं। आज एक लेक्चर में समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके मन में कालक्रम को लेकर के जो दिक्कत महसूस होता है। देखिए लास्ट का 3 वीडियो आप जरूर देखिए। लास्ट का 3 वीडियो देखिए, 43, 44 और 45 नंबर का वीडियो देखिए। तीनों वीडियो में मैंने अलग अलग वे से यही बताने का प्रयास किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो 15 ईस्वी के आसपास दोस्तों भारत में कुषाण वंश की स्थापना हो जाती है। और कुषाण वंश की स्थापना किया किसने दोस्तों? तो संस्थापक कौन था? तो याद रखेगा, कुजुल कटफिसेस। क्या नाम है दोस्तों? बहुत सारे लोग विम कटफिसेस करते हैं, गलत हो जाएगा। कुजुल कटफिसेस याद रखेगा। ठीक है, विम अगला शासक है, कुजुल कटफिसेस। ठीक है, कुजुल कटफिसेस। ठीक है, और दोस्तों यहां पे एक प्रमुख राजा और भी आता है यहां पर, कनिष्क। ठीक है, तो जो कनिष्क का नाम आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो इन्हीं के यहां के था दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, कनिष्क, इसको भी याद रखेगा। मिनांडर के साथ दोस्तों नागसेन के साथ दोस्तों यहां पर एक वो भी होता, वाक युद्ध भी होता है। ठीक है, वो सारी चीजें भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इनके यहां भी बहुत लोग रहते थे, अश्वघोष वगैरह, वसुमित्र वगैरह, सब इन्हीं के दरबार में थे। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। चौथी बौद्ध संगीत समिति का जो आयोजन किया गया था, वो भी दोस्तों कनिष्क यहां पर किया गया था।
मंडल 1 कश्मीर में, ठीक है। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी किताबें लॉन्च की गई, तो सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूं, आप चाहे तो इन किताबों को खरीद सकते हैं। गजब के क्वालिटी कंटेंट दिए गए, ठीक है। जैसे यहां पर अच्छी अच्छी चीजें दी जा रही है ना, वैसे यहां भी दोस्तों बेस्ट कंटेंट दिया गया है। आगे बढ़िए, लिख रहा है 250 ईसा पूर्व दोस्तों ये तृतीय बौद्ध संघी समिति, और 72 ईसा पूर्व दोस्तों ये चतुर्थ बौद्ध संघी समिति। तृतीय वाला दोस्तों कहां हुआ था, याद रखिएगा अशोक के समय में हुआ था, ठीक है। अशोक के समय में हुआ था, कहां हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र पटना में हुआ था, ठीक है। पहला वाला राजगिरी में हुआ है, पहला वाला 483 में राजगिरी में हुआ है, किसके समय में, अजात शत्रु के समय में। दूसरा वाला 383 में हुआ है, किसके समय में हुआ है और कहां हुआ है, तो वैशाली में हुआ है, कालाशोक के समय में। तीसरा वाला 250 ईसा पूर्व हुआ है, अशोक के समय में हुआ है, कहां हुआ है, तो पाटलिपुत्र में हुआ है। चौथा वाला 72 ईसा पूर्व में, ईस्वी में हुआ, ईसा पूर्व ने ईस्वी में हुआ है, कहां हुआ दोस्तों, किसके समय में हुआ, तो कनिष्क के समय में हुआ है, कहां हुआ है, तो याद रखेगा कश्मीर में हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसी तरह से दोस्तों 3 ईसा पूर्व नहीं दोस्तों, 300 ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों 300 ईस्वी तक का जो समय है, ठीक है, यानी बीसी से लेकर के एडी। बीसी किसे बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और एडी किसे बोलते हैं, एन्नो डोमिन, ठीक है। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, यानी लगभग 600 साल का ये जो पीरियड है दोस्तों। कितना हो गया दोस्तों, 600, 300 उधर 300 इधर, तो 600 साल का जो समय दोस्तों ये भारत में संगम काल रहा है। इस संगम काल में दोस्तों खास करके हम 3 वंश के बारे में पढ़ते हैं, एक चेर वंश के बारे में पढ़ते हैं, एक पांड्य वंश के बारे में पढ़ते हैं, एक चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। चोल, चेर, पांड्य 3 वंशों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इसको याद रखेगा, ये दक्षिण भारतीय राजवंश था, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध दोस्तों कौन था, तो याद रखेगा चोल वंश थे। इनकी नौसेना बड़ी गजब की थी। विजयालय ने दोस्तों चोल वंश की स्थापना किया था, ठीक है। ये सब याद रखेगा। आगे चेर और पांड्य के बारे में भी दोस्तों बहुत सारी चीजें आपको बताई गई हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी के बीच का जो समय दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना होती है। याद रखेगा इसके संस्थापक कौन हैं, तो श्री गुप्त दोस्तों इसके संस्थापक रहे, ठीक है। उसके बाद 280 से लेकर 319 तक का जो समय है ये घटोत्कच गुप्त का समय है। किसका समय दोस्तों, घटोत्कच गुप्त का समय है। ये द्वितीय नंबर का राजा है, प्रथम नंबर के राजा थे, ठीक है। 1 नंबर पे थे, 2 नंबर के ये थे, ठीक है। तीसरे में आएंगे दोस्तों तो 319 से लेकर के 335 ईस्वी का जो समय है ये चंद्रगुप्त प्रथम का समय है। इन्होंने पहली बार दोस्तों गुप्त संवत की शुरुआत किया था, ठीक है। उसी तरह से समुद्रगुप्त इसके बाद आएंगे। 335 से लेकर 380 ईस्वी का जो समय है ये समुद्रगुप्त का समय है दोस्तों। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा भारत का नेपोलियन, तो याद रखेगा विंसेंट स्मिथ ने कहा था। हरिशेड इनके दरबारी थे, दरबारी इतिहासकार थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया। किसकी रचना किया दोस्तों, याद रखेगा यहां हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की। किसकी बात करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की। और इसका संबंध किससे है दोस्तों, तो हरिशेड से। किससे है, हरिशेड से है, इसको भी याद रखेगा। इसी तरह 380 से लेकर 412 ईस्वी के बीच में दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन रहा है। इनके यहां दोस्तों नवरत्न रहते थे और इन्हीं को हम विक्रमादित्य भी कहते थे, विक्रमादित्य भी कहते थे। यही विक्रमादित्य थे जिन्होंने कार्दमक वंश के रुद्रसेन तृतीय की हत्या करके पूरी तरह से दोस्तों शकों का उन्मूलन कर दिया था। वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। अच्छा यहां पे दोस्तों कहीं कहीं पे दोस्तों यहां पे बताया गया कि इनका शासन 375 से 415 है और कहीं कहीं बताया गया कि 380 से 412, इसलिए मैंने दोनों मेंशन कर दिया। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा दोस्तों 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी का जो समय था ये कुमारगुप्त प्रथम का था। और इनके समय में जो बड़ा काम हुआ है वो क्या है दोस्तों, नालंदा की स्थापना हुई है। याद रखेगा पहली बार दोस्तों नालंदा की स्थापना किसने कराया, पहली बार क्या नालंदा का स्थापना इन्होंने कराया था। इसके अलावा दोस्तों सर्वाधिक सिक्के एवं सर्वाधिक अभिलेख दोस्तों किसने जारी किए थे, सबसे ज्यादा सिक्के और सबसे ज्यादा अभिलेख जारी करने की वजह से कुमारगुप्त प्रथम को याद किया जाता है। आपके परीक्षा में सवाल आता है। तो 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक का इनका समय है। 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक का जो समय दोस्तों स्कंदगुप्त का समय है। इनके समय में दोस्तों हूणों का आक्रमण हुआ था और हूणों का नाश इन्होंने किया था, वो याद रखेंगे, ठीक है। 467 से लेकर के 550 तक दोस्तों उत्तर गुप्त काल रहा है। इसमें कई सारे छोटे बड़े राजा रहे हैं। उत्तर गुप्त काल के जो पहले राजा थे उनका नाम था पुरुगुप्त। क्या नाम था दोस्तों, पुरुगुप्त नाम था। और इसी सीक्वेंस में जब आप अंतिम पढ़ेंगे कि गुप्त काल के अंतिम राजा कौन थे, तो याद रखेगा विष्णुगुप्त थे, ठीक है, विष्णुगुप्त थे। तो कई सारे छोटे मोटे राजा आए हैं, इन्हें हम उत्तर गुप्त काल में रखें, ठीक है। और इसकी समाप्ति के बाद भारत में क्या शुरू होगा दोस्तों, तो याद रखेगा हर्षवर्धन काल शुरू होगा, जिसे हम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, ठीक है। तो 550 से लेकर के 647 तक दोस्तों ये शुरू होता है।
अब इसके संस्थापक कौन है? तो भाई तो याद रखेगा इसके संस्थापक हैं पुष्यभूति। क्या कौन है दोस्तों? पुष्यभूति। इन्हीं के नाम पर दोस्तों पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। और इसके अंतिम प्रतापी राजा कौन थे? तो याद रखेगा हर्षवर्धन राजा थे। ठीक है, ये हर्षवर्धन वही थे जिनकी लड़ाई नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ था। उसका प्रमाण ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ठीक है, ये सारी बातें भी आप याद रखेंगे। वो जो भानुगुप्त वगैरह पढ़ते हैं ना, वो उत्तरवर्ती जो गुप्त शासक रहे हैं भानुगुप्त, उन्हीं के समय में एरड़ अभिलेख तैयार किया गया था, वो याद रखेंगे। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है दोस्तों एरड़ अभिलेख। ठीक है, करा 543 से लेकर के 775 ईस्वी का जो समय दोस्तों ये वातापी के चालुक्यों का समय है। वातापी के चालुक्य दोस्तों एक कई वैरायटी में चलते थे, 3 इनकी शाखाएं थी। एक मुख्य शाखा जो दोस्तों वातापी है, दूसरी शाखा थी दोस्तों वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। हमने विस्तार से दोस्तों एक एक चीजों पर क्लास दिया, आपको बढ़िया से पढ़ाया है। देखिए बार बार कह रहा हूं कि आज हमारा 45वां लेक्चर है। अगर आप पूरा का पूरा इतिहास फिर से पढ़ना चाहते हैं, शुरू से देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में आइए, सब कुछ मिलेगा आपको। पूरा पीडीएफ भी मिलेगा निःशुल्क और पूरी क्लास भी मिलेगी निःशुल्क। मैंने आपसे कहा ना हमारी ट्रेलर क्लास है। सर इतना अच्छा आप पढ़ा रहे हो, बता रहे हैं ट्रेलर है। हाँ भैया, तो ट्रेलर अच्छा होगा तभी तो पिक्चर अच्छी होगी। ठीक है, तो ट्रेलर में आपका दिल जीतना, इसीलिए मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं। अब बाकी पेड में तो बहुत अच्छा है, तो इसको याद रखेंगे। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो इसके संस्थापक का नाम था दोस्तों जय सिंह। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसके संस्थापक थे जय सिंह, इसको याद रखेगा। और इसके अंतिम राजा कौन थे दोस्तों? तो कीर्तिवर्मन। 20 बार बता चुका दोस्तों, याद तो हो ही गया होगा। ठीक है, नहीं याद हुआ तो 10 बार और वीडियो देखो, मजा आ जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों 575 से लेकर के 897 ईस्वी का जो समय है ये कांची के पल्लवों का है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों याद रखेगा महाबलीपुरम यहां दोस्तों रथ मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये यूनेस्को साइट में भी शामिल है और इसके लिए दोस्तों इनको माना भी जाता है। इसके जो पहले राजा थे दोस्तों कौन थे? सिंह विष्णु थे। कौन थे दोस्तों? सिंह विष्णु दोस्तों याद रखिएगा पहले राजा थे। और अंतिम कौन थे? तो अपराजित वर्मन थे। कौन थे दोस्तों? अपराजित वर्मन। जी हाँ दोस्तों, अपराजित वर्मन क्या थे दोस्तों? ये अंतिम राजा थे। ठीक है, तो इसको भी आप लगे हाथ याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 750 से लेकर के 1150 ईस्वी तक दोस्तों ये पाल वंश चला। पाल वंश रहता कहां था दोस्तों? शासन कहां चलता था? तो पाल वंश और सेन वंश का शासन दोस्तों ये बंगाल में था। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, पाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। तो ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों गोपाल इसके संस्थापक थे। और इसके अंतिम राजा कौन है दोस्तों? तो अंतिम राजा कहा जाता है यशपाल को। किसे कहा जाता है? अब देखिए यहां भी कुछ किताबों में अलग अलग दिया गया, कोई यशपाल को मानता है और कोई रामपाल को आखिरी राजा मानता है। ठीक है, मैं दोनों लिख दे रहा हूं कि आपके मन में कोई जो है डाउट न रहे। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। इसी तरह से 752 ईस्वी से लेकर के 973 ईस्वी तक दोस्तों ये राष्ट्रकूट वंश का शासन रहा। राष्ट्रकूट ने दोस्तों एलोरा का निर्माण कराया था। एलोरा के जो गुफा मंदिर थे उनका निर्माण किसने कराया था? इन्होंने कराया था। और अजंता वाले गुफा मंदिरों का निर्माण गुप्त शासकों के द्वारा कराया गया था। ठीक है, अच्छा यहां पर दोस्तों संस्थापक कौन थे? तो ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम था दंती दुर्ग। क्या नाम था दोस्तों? दंती दुर्ग दोस्तों संस्थापक थे। और अंतिम दोस्तों कौन थे? तो अंतिम का नाम था कृष्ण तृतीय। याद रखेगा कृष्ण तृतीय दोस्तों अंतिम राजा थे। ठीक है, एलोरा में दोस्तों जो कैलाश मंदिर है वो भी दोस्तों राष्ट्रकूटों ने बनवाया है, याद रखेंगे। ठीक है, 730 से लेकर के 1036 ईस्वी का जो समय दोस्तों ये प्रतिहार वंश का समय है। गुर्जर प्रतिहार वंश इसे कहा जाता है। इसके पहले शासक कौन थे दोस्तों, या इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक का नाम था नागभट्ट। क्या नाम था दोस्तों? नागभट्ट दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। और अंतिम क्या नाम है दोस्तों? तो अंतिम नाम है यशपाल। जी हाँ दोस्तों, आपने यशपाल एक बार और पढ़ा है, पता कहां पर? पाल वंश में पढ़ा है। लेकिन पाल वंश में मैंने बताया कि पाल वंश में अंतिम राजा 2 को देखा जाता है, चाहे यशपाल को कहा जाता है चाहे रामपाल को कहा जाता है। वैसे कंफ्यूजन यहां भी है, याद रखेगा गुर्जर प्रतिहार वंश में कहीं कहीं पर यशपाल नाम लिखा और कहीं पर इनका नाम दोस्तों महिपाल बताया गया। ठीक है, महिपाल भी बताया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हालांकि इस केस में दोस्तों एक ही व्यक्ति का 2 नाम था, लेकिन यहां पर 2 अलग अलग व्यक्ति भी थे, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, लिख रहा 712 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? भारत में पहली बार दोस्तों मुस्लिम आक्रमण हुआ। इसे दोस्तों भारत का पहला अरब आक्रमण भी कहा जाता है, प्रथम अरब आक्रमण कहा जाता है। ठीक है, 712 में किसने किया था दोस्तों? तो
मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था भारत में पहला अरब आक्रमण या पहला मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, इसी ने भारत में दोस्तों जजिया कर की शुरुआत किया था, जजिया कर की शुरुआत किया था, ये भी याद रखेगा। और इसकी लड़ाई दोस्तों किसके साथ हुआ था? सिंध के राजा दाहिर के साथ हुआ था, जिसे हम राजौर का युद्ध कहते हैं या ब्राह्मणाबाद का युद्द कहते हैं। ब्राह्मणाबाद वहां का एक नगर था, ये भी याद रखेगा। ठीक है, वैसे लोग जात के ब्राह्मण भी थे। 850 ईस्वी से लेकर के 1279 ईस्वी तक दोस्तों याद रखेगा चोल वंश का शासन था। और चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पीछे मैंने आपको बताया है कि विजयालय थे। कौन थे दोस्तों? विजयालय। जी हां दोस्तों, विजयालय इसके संस्थापक थे। राजन चोल वगैरह का नाम यही पढ़ते हैं, राजा राज चोल का नाम यही पढ़ते हैं, याद रखेगा। अंतिम राजा कौन थे दोस्तों? तो अंतिम राजा का नाम है राजेंद्र तृतीय। क्या नाम दोस्तों? राजेंद्र तृतीय इसके अंतिम राजा रहे। ठीक है, अच्छा लिख रहा दोस्तों, प्रथम तुर्की आक्रमण दोस्तों कब हुआ? तो याद रखेगा 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक दोस्तों प्रथम तुर्की आक्रमण रहा। और किसने किया था? तो याद रखेगा सुबुक्तगीन ने किया था। ये सुबुक्तगीन कौन है भैया? तो याद रखेगा ये गजनवी का पिता है, गजनवी का पिता है दोस्तों। याद रखेगा पहला आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया था। किससे लड़ाई किया था सुबुक्तगीन? तो याद रखेगा जयपाल के साथ दोस्तों इसकी लड़ाई हुई थी। जयपाल की हार हो गई थी, सुबुक्तगीन की जीत हो गई थी। इसको भी दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो मिलेगा 1175 से लेकर 1206 ये द्वितीय तुर्की आक्रमण दोस्तों। और द्वितीय तुर्की आक्रमण किसने किया था दोस्तों? तो मोहम्मद गौरी ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था। यह दूसरी बार हमला हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे। और सिंध और मुल्तान को जीतते हुए दोस्तों आगे बढ़ जाता है। पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई होती है। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों याद रखेगा 1191 और 1192 में लड़ा गया। यह युद्ध दोस्तों गौरी और किसके बीच में लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य दोस्तों लड़ा गया था। याद रखेगा पहले में तो पृथ्वीराज की जीत होती है और बाद में दोस्तों गौरी की जीत होती है। ठीक है, बाद में गौरी की जीत होती है। अच्छा, चंदावर के युद्ध दोस्तों ये 1194 में लड़ा गया था। चंदावर के युद्ध याद रखेगा किसके किसके मध्य हुआ था? तो गौरी वर्सेस जयचंद के मध्य दोस्तों ये चंदावर का युद्ध चला है। जयचंद हारा है, गौरी जीता है। और इसी के बाद दोस्तों भारत में क्या हो गया? याद रखेगा यहां पर तुर्क शासन स्थापित हो जाता है। गौरी के जो गुलाम हैं उन गुलाम में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुबाचा है, एल्दौज है और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी है। ये बख्तियार खिलजी जाके नालंदा जला देगा, जाके लड़ाई करेगा पाल वंश के साथ, बंगाल के पाल को हराएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही हैं। और ऐबक क्या करता है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत की तख्त पर बैठ जाता है और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। 5 नए वंश आपको पढ़ने को मिलेंगे आगे। क्या मिलेगा दोस्तों? गुलाम वंश मिलेगा, खिलजी वंश मिलेगा, तुगलक वंश मिलेगा, सैयद वंश मिलेगा और लोधी वंश मिलेगा। जब ये पांचों समाप्त होंगे तब जाकर दोस्तों मुगल आक्रमण होगा और बाबर आएगा। और फिर बाबर के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे और फिर उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में पढ़ेंगे। लगे हाथ हम लोग सिख के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे? मराठा के बारे में पढ़ेंगे। और फिर क्या करेंगे? दक्षिण भारत की बारे में भी सल्तनत काल के दौरान दोस्तों दक्षिण भारत में जो अलग अलग राजवंश आए, ठीक है, बरार हो गया, वो सब अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर, ये सब के बारे में भी पढ़ते चलेंगे। तो ये सारी आगे की चर्चाएं हैं। फिलहाल आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों? मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। खैर, जितनी भी लंबी क्लास हो, अपने को क्लास के टाइम से मतलब नहीं है, बस सारी चीजों पर बातचीत करना था और ये जरूरी था कि एक एक पॉइंट पे आपको समझाया जाए। तो याद रखेगा 3 वीडियो आखिरी वाले जरूर देखेगा, 43, 44, 45। ये इसमें दोस्तों मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताने का प्रयास किया है कि आपके आंख के सामने से पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को एक बार गुजारा है और आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत सारे विषय ऐसे हैं दोस्तों जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।